हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अनया, प्रिया और रिया तीनों जो है घर आ चुके थे। घर आने के बाद साथ में डिनर वगैरह करते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रिया को अनया से कुछ बात करनी थी। जब वो कमरे में जाती है अनया के कमरे में, तो अनया बालकनी में बैठी हुई थी। रिया अनया के पास जाती है और कहती है, मैम। अनया उसकी तरफ देखती है और कहती है, रिया प्लीज़, मैंने कई बार बोला है तुम मुझे मैम ना बुलाया करो, और वैसे भी मैंने पहले ही बोल रखा है जब हम कहीं जा रहे हों तो एक दोस्त की तरह बिहेव करो। मुझे ये मैम वगैरह सुनना पसंद नहीं है। रिया कहती है, पर मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ। अनया कहती है, नहीं हो तो बन जाओ, ठीक है। वैसे भी अब हमें साथ में ही रहना है। तुम्हें भी पता है कि तुम अब कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें मेरे साथ ही रहना है हमेशा, तो दोस्त की तरह बिहेव करो, वरना नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कहीं अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। रिया जो है हार मानते हुए कहती है, ओके ओके अनया जी, तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनया चेहरे पर स्माइल आते हुए कहती है, हाँ बोल सकती हो, लेकिन पहले थोड़ी सी चेहरे पर स्माइल लाओ, ठीक है। ये खड़ूस जैसा चेहरा बना के बोलोगी ना तो मुझे नहीं सुननी, तुम जाओ। रिया जो है अपना सिर पे हाथ रखती है और कहती है, अनया प्लीज़ यार, कभी तो सीरियस हो जाओ। अनया उसको देखते हुए कहती है, हाँ ये बात हुई ना, बिल्कुल ऐसी ही बात किया करो दोस्तों की तरह। और रही बात सीरियस की, मैं सीरियस ही हूँ। शायद पहली बार मैं इतना ज़्यादा सीरियस हुई हूँ। खैर बोलो, क्या बोलना चाहती हो। रिया कहती है, अनया अगर तुम कहो तो मैं कोशिश करूँ। किस चीज़ के लिए। तो वही जिसे तुम ढूंढने के लिए आई हो। आई नो हमें यहाँ पे आए हुए लगभग 2 दिन हो गए हैं और तुमने अभी तक उसकी तलाश नहीं कर पाई। अनया कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ढूंढना थोड़ी है, बस हमें एक नज़र देखनी है। आज नहीं तो कल दिखी जाएगी। रिया कहती है, पर कोई बात नहीं, बैठो मेरे पास। अनया उसका हाथ पकड़ती है और वहीं पर बालकनी में लगे सोफे पर थोड़ी सी जगह बनाकर बैठ जाती है, बैठा देती है उसको भी, और दोनों जो है कुछ देर वहाँ बैठते हैं। अनया कहती है, रिया क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। रिया उसकी तरफ देखती है और फिर अपनी नज़रें सामने करते हुए कहती है, शायद हाँ, शायद शायद। क्यों, कंफ्यूज हो। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। अच्छा, जिसे तुम पसंद करती हो वो कंफ्यूज है। तो रिया कहती है, शायद नहीं। तो फिर शायद क्यों। एक्चुअली मेरे और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब, खैर छोड़ो ना, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे भी हम यहाँ पर आए हैं तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है फिर, लेकिन अगर हो सके तो बताना, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूँ। हाँ ज़रूर। रिया जो है अनया के हाथों में जो तस्वीर थी उसको देखती है और कहती है, वैसे लड़की तो बहुत खूबसूरत है। अनया कहती है, हाँ खूबसूरत तो है, लेकिन अब किसी और की है। ऐसा नहीं कहते, जब तक शादी नहीं हो जाती वो कभी किसी, तब तक वो किसी और की हो नहीं सकती। और सगाई तो कई बार टूट जाते हैं।
अनाया कहती है हाँ टूट तो जाते हैं लेकिन मुझे तोड़नी नहीं है ना। ठीक है, वैसे जो भी कहो, लोग प्यार में बहुत कुछ कर जाते हैं। लड़की उठा लेते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन तुम इतनी शांत क्यों हो? अगर तुम्हें प्यार है तो उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए ना, शायद वो तैयार हो जाए। अनाया कहती है करने को तो कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भी पता है सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट हमारे लिए क्या है कि हम दोनों लड़कियाँ हैं और ये समाज समझ सकती हो ना। रिया कहती है देखो ऐसी बात नहीं है, हाँ वो बात सही है कि समाज में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही हैं और इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से समाज इन चीज़ से बाहर निकाल देगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं अपने लिए करनी पड़ती हैं। अगर खुश रहना है तो खुद के लिए सोचना होगा। कब तक समाज और लोगों के बारे में सोचकर अपनी खुशियों को दांव पे लगाया जाए। अनया उसकी बातों को समझते हुए कहती है हाँ मैं ये बात समझती हूँ, लेकिन कभी कभी सब कुछ सोचना पड़ता है। और रही बात कि इसके बारे में तो मुझे भी तो नहीं पता ना कि वो मुझे याद भी करती है या नहीं, या दूसरी बात उसकी सगाई ऑलरेडी हो चुकी है। रिया उसको समझाने की कोशिश तो करती है लेकिन फिर भी नहीं कर पाती। अनया अपने ही डिसीजन पर अड़ी हुई थी, बस उसको एक बार देखनी है, उसके बाद वह यहाँ से चली जानी है। रिया जो है वहाँ से जाते हुए कहती ठीक है फिर जाओ, जाके सो जाओ, 10 बज रहे हैं, मैं भी चलती हूँ। अनया उसकी तरफ देखती है कि रिया जा रही है, तब जाकर अनया कहती है रिया हाँ मेरे लिए एक काम करोगी? बोलो। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़के के बारे में पता लगाओ कि वो कैसा है कैसा नहीं, जिसके साथ इसकी सगाई हुई है। रिया ये जब सुनती है ना तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है, जो कि वो तुरंत छिपा लेती है, लेकिन अनया ने देख लिया था और कहती है हाँ ज़रूर। अनया उसको देखते हुए तुम स्माइल करते हुए बहुत अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत हंस भी लिया करो। रिया कुछ नहीं कहती, वहाँ से निकल जाती है, वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर अनया काफ़ी समय तक बालकनी में बैठी रहती है, बिना इस चीज़ के ध्यान दिए कि कोई था जो अंधेरे में ही सही लेकिन उसकी तरफ लगभग 2 मिनट से देख रहा था। सामने की बालकनी से एक लड़की फ़ोन पे बातें करते हुए वो सामने ही देखे जा रही थी, जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी बालकनी में और किसी लड़की से बातें कर रही थी। करीबन 2 मिनट 3 मिनट वो लड़की दूसरे बालकनी में देखती है और फिर वो बातें करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वो कोई और नहीं आकृति थी, जिसके फ़ोन पर उसका मंगेतर यानी कि राजेश का कॉल आया था और वो बातें कर रही थी। बातें करते हुए भी अपने कमरे में चली जाती है और तभी जो है कहती है राके क्या करना है, अब शादी में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। तो उधर से कुछ कहा जाता है। ये सुनते ही आकृति थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है लेकिन तुमने तो बोला था ये सगाई नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उधर से कुछ कहा जाता है। गुस्से में आकृति जो है फ़ोन कट कर देती है और बेड पर फेंकती हुई कहती है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो तय नहीं हुआ था, इसे तो मेरे पेरेंट्स, क्या मुझे सब बता देना चाहिए? एक्चुअली में जो इसका पियोंसी था वो भागने वाला था और वही चीज़ वो फ़ोन पे बता रहा था
आकृति उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे थे। शादी की सारी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी थी, अब शादी में ज़्यादा दिन बचे नहीं थे, तो अब वो प्लान बना रहा था यहाँ से भागने का। लेकिन इसका पूरी की पूरी साइड इफ़ेक्ट जो था, रिएक्शन, वो आकृति की फैमिली वालों पर पड़ने वाला था। और ये बात आकृति बहुत अच्छे से जानती थी और उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, और इसी चक्कर में उधर से फ़ोन काट दिया जाता है। आकृति खुद को समझाती है और सोचती है कि ठीक है, मैं कल नहीं हुआ तो बाबा से बात करूँगी और इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी वो अकेले नहीं ले सकती। शादी टूटना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी शादी के कुछ दिन पहले। यही सब सोचते हुए वो बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें जो है बंद कर लेती है। तभी जो है उसके आंखें बंद करते ही फिर से वो नीली आंखें उसकी आंखों के सामने आती है। लेकिन अब वो खुद को संभाल चुकी थी, धीरे धीरे वो खुद को संभाल रही थी और अपने बाहों में पीलो भरते हुए कहती है, तुम नीली आंखें, अब तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। वैसे भी तुम बार बार मुझे मेरी आंखों के सामने नज़र आते हो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता है। और मैं ये भी जानती हूँ तुम्हारा नीली आंखों का मेरे साथ कोई फ्यूचर नहीं है। तो अब मैंने तय कर लिया है कि तुम्हें अब बुलाना होगा। मैं तुम्हें भूल जाऊँगी, कोशिश करूँगी, हाँ थोड़े वक्त लगेंगे, लेकिन मैं तुम्हें भूल जाऊँगी। अब मैं और परेशान नहीं होना चाहती। यही सब सोच रही थी अपने मन में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल कह रहा था तुम ऐसा नहीं कर सकती, कर ही नहीं पाओगी। लेकिन आकृति तो आकृति थी, वो खुद को समझाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। स्माइल करते हुए वो सो जाती है। इधर अनया भी बालकनी से उठती है, अपने बेड पर जाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद जो है सभी अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन अनया आराम से सो रही होती है। प्रिया कमरे में आती है। आने के बाद जो है देखती है कि अनया का फ़ोन रिंग कर रहा है और घर से कॉल आ रहा है। वो कॉल उठाती है, थोड़ी देर बात करती है और कहती है कि अनया अभी सो रही है, उठते ही मैं बात करवा दूँगी। उधर से कुछ कहा जाता है और फ़ोन कट जाता है। प्रिया जो है अनया को उठाती है। अनया उठ नहीं रही थी, उसको बहुत नींद आ रही थी। वो कह रही थी प्रिया प्लीज़ सोने दो ना। प्रिया कहती है यार उठो तो, देखो ना 8 बज गए। तो क्या हुआ, कहाँ कॉलेज जाना ही है, सो जाओ। देखो घर से कॉल आ रही है दादी माँ की। जब ये सुनती है ना तो अनया उठकर बैठ जाती है और कहती है दादी माँ मोबाइल दो। हाँ ये लो। जब कॉल दिखती तो कोई कॉल नहीं था, तो कहती कहाँ कॉल आ रही है। अरे मैंने अभी तो बात की, फ़ोन कटी है। अच्छा ठीक है फिर सोने दो मुझे। प्रिया कहती है उठो ना, चलो हमें कहीं जाना है। कहाँ जानी है यार, देखो तुम जिस काम के लिए आई हो उसकी भी तो तलाश करनी है ना, तो चलो ना कहीं आसपास घूमते हैं, शायद नज़र पड़ जाए। तो अनया थोड़ी देर सोचती है, सोचने के बाद जो है उठ कर बैठ जाती है और कहती है अच्छा ठीक है, पहले मैं बात कर लूँ घर पर। तो प्रिया कहती है हाँ ठीक है, बात कर लो और फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। ठीक है जाओ। अनया फ़ोन उठाती है, दादी माँ को कॉल करती है, कुछ देर बात करती है। बात करने के बाद जो है वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम जाकर फ्रेश वगैरह होकर अच्छे से नीचे आते हैं, नाश्ता वगैरह तीनों साथ में बैठकर करते हैं और निकल जाते हैं बनारस की गलियों में घूमने के लिए। ये यूँ कहूँ कि अपनी महबूबा की तलाश में अनया और उसके दोस्त। इसी तरह करीबन पहले वो अपने आसपास के एरियाज़ को घूमना स्टार्ट करते हैं और किसी से पूछते हुए भी जा रहे थे कि मतलब कि ये रास्ता कहाँ पर जाएगा, हमें इस जगह पर जानी है, ऐसे करके वो सारी चीज़ें पूछते हुए बातें करते हुए निकल जाते हैं।
इधर आकृति भी अपना रेडी होकर नाश्ता वगैरह करती है और स्कूल के लिए निकलना था। तो उसके पापा जो है उसको रोकते हुए कहते हैं, आकृति हाँ हाँ पापा, बेटा वो हमें शॉपिंग करने जानी थी। पापा शॉपिंग पर क्यों? बेटा आपको पता है ना, आपकी शादी की टाइम जो है नज़दीक आ रही है, ज़्यादा समय नहीं रह गया है और हमें आपकी शादी की शॉपिंग भी करनी है। तो आकृति कहती है, पापा आप मम्मी को लेकर चले जाइए ना, मेरा जाना ज़रूरी है। तो पापा कहते हैं बिल्कुल ज़रूरी है, वहाँ पर लड़के की माँ भी आ रही है तो आपको जानी होगी, उन्होंने आपको बुलाया है। आकृति कहती है ठीक है पापा, जैसा आप लोग को ठीक लगे, मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल से लौटते ही हम चलेंगे। बेटा आप हाफ टाइम छुट्टी ले लेना। पापा प्लीज़, ठीक है मैं जा रही हूँ, ये बोलकर वो निकल जाती है। अपना स्कूटी बाहर निकालती है और वहाँ से निकल जाती है स्कूल के लिए। कुछ देर बाद वो स्कूल पहुँच जाती है, वो अपना जो भी है क्लास वगैरह जो है लेने लगती है। इधर अनाया और वो दोनों भी काफ़ी अच्छे से उसको ढूंढ रहे थे। लगभग 2 घंटे निकल जाते हैं, 2 घंटे बाद भी नहीं होता है तो अनाया जो है परेशान हो कहती है, चलो यार कब से तुम लोग इधर से उधर मुझे भी घुमाए जा रहे हो और ख़ुद भी घूमे जा रहे हो, अब मैं थक चुकी हूँ, चलो कहीं बैठकर कुछ खाते पीते हैं। तभी जो है प्रिया की नज़र पड़ती है तंदूरी चाय पर और वो अनाया का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो चाय पीते हैं। चाय? तुम्हें चाय पीनी है? हाँ थक गई हो ना, चलो चाय पीकर थकान दूर करते हैं। वो लोग जाते हैं, जाकर चाय बोलते हैं। वहाँ पे एक लड़का था जो कि चाय उनके लिए लेकर आता है और तीनों जो है चाय पीते हैं। प्रिया बताती है, वाह चाय तो बहुत अच्छी है। अनाया कहती है उसके बाद चाय वगैरह पीते हैं और पीने के बाद जो है वो दूसरी रास्ते से जिस रास्ते से वो लोग आए थे वहाँ से ना जाकर वो कहीं और मतलब दूसरी रास्ते से निकल जाते हैं, जो कि वो हाईवे की तरफ जा रहा था, बनारस की बाज़ार की तरफ। वो वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर और आगे जाने के बाद वहाँ का माहौल चेंज हो चुका था, काफ़ी अच्छे से सारे बाज़ार वगैरह लगे हुए थे और बहुत अच्छे से प्रिया जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, वाह क्या मार्केट है, देखो वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, चलो चल के देखते हैं। अनाया उसकी तरफ देखती है और कहती है, यार ये बच्चों की तरह बिहेव मत करो ना। प्रिया उसको कहती है, बोरिंग इंसान, चलो। उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ उधर ले जाने लगती है। तभी जो है उन्हें कुछ शोर सुनाई देती है। पीछे पलट कर वो लोग देखते हैं तो वहाँ पे कुछ लड़के एक लड़की को शायद परेशान कर रहे थे या कुछ और। वो लड़की अपनी स्कूटी को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था बहुत। अगर वो चाहती तो उन्हें एक थप्पड़ भी लगा सकती थी, लेकिन कहते हैं ना कुत्तों का काम ही है भौंकना। वो वही चीज़ सोचते हुए वो वहाँ से निकलने लगती है। तभी जो है उनमें से एक लड़का जो है आगे आता है और उसकी स्कूटी पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे मैडम कहाँ जा रही हो, 2 मिनट हमसे भी बात कर लिया करो। वो लड़की गुस्से से उनके तरफ देखती है और कहती है, बिहेव, तुम्हें नहीं पता लड़कियों से कैसे बात किया जाता है? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन या माँ नहीं है? वो लड़का हंसते हुए कहता है, अरे मैडम हम अनाथ हैं, हमारी ना माँ है और ना बहन है, तो हमें कहाँ पता कि लड़कियों से कैसे बात किए जाते हैं। वो लड़की कोई और नहीं आकृति थी, जो कि 3 क्लास लेने के बाद जो है वो घर के लिए निकल चुकी थी और रास्ते में से कोई चीज़ें सामान लेनी थी तो वो रुक कर सामान वगैरह लेकर वो जा ही रही होती है कि तभी जो है छिछोरे टाइप 3 लड़के वहाँ पे पहले से ही खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आकृति को देखा तो बस उसको छेड़ना स्टार्ट हो। वहीं दूर से प्रिया, रिया और अनाया देख रहे होते। अनाया को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो रिया की तरफ देखती है। रिया अनाया को देखती है और समझ जाती है, वो आगे जाती है और जाकर उन्हीं में से एक लड़के के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है,
क्या हुआ क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो लड़का पीछे पलटता है और रिया को देखकर चौंक जाता है और कहता है वाह क्या लड़की है, अरे भाई इन्हें देखो। वो लड़के भी रिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं वाह क्या खूबसूरती है। ओह हेलो मैडम, बिन बुलाए आप आ गए, अब आ गए हैं तो आओ थोड़ा हम भी साथ में गुफ्तगू कर लेते हैं। तो रिया कहती है गुफ्तगू करनी है? हाँ आपके साथ करनी है, चलो फिर चलते हैं। रिया जो है थोड़े से साइड हो जाती है और लड़के भी आकृति की स्कूटी को छोड़ते हुए रिया के पीछे चले जाते हैं। आकृति एक बार रिया को बड़े ही गौर से देखती है, क्योंकि कोई भी अनजान इंसान आता है और उन लड़कों से बात करता है और उन्हें साइड में लेकर चला जाता है। आकृति थोड़ी परेशान भी हो रही थी, कहीं इन लड़की प्रॉब्लम ना फंस जाए। रिया खड़ी हो जाती है और पीछे पलट के एक बार आकृति की तरफ देखती है। जब वो आकृति को देखती है तो चौंक जाती है और फिर वो अनाया की तरफ देखती है। अनाया प्रिया के साथ बात कर रही थी, वो उसका ध्यान इधर था ही नहीं। रिया आकृति को देखती है और वो वहाँ जाने वाली थी। वो जैसे ही जाने लगती है उनमें से एक लड़का जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और जब ये ऐसा होता है ना, रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत अपना हाथ टर्न करती है और अपना हाथ पहले तो छुड़ाती है, उसके बाद जो है उसको एक थप्पड़ लगा देती है। वो लड़का थप्पड़ खाने के बाद और भी ज़्यादा वो लोग होता नहीं गुस्से में आ जाते हैं और जैसे ही वो आकृति को दोनों ओर से पकड़ने वाले थे, आकृति तुरंत दोनों को धक्का दे देती है और कहती है अपनी लिमिट में रहो, ठीक है, वरना अच्छा नहीं होगा तुम लोग के साथ, और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो राह चलते तुम लोग छेड़ोगे और यहाँ से निकल लोगे। वो नीचे बैठती है, एक लड़का गिर गया था तो वो नीचे बैठती है, उस लड़के को जो है गालों से पकड़ती है और कहती है एक बात याद रखना, लड़कियों के साथ बदतमीजी कभी मत करना। अगर मैंने तुम लोगों को दोबारा देखा इस तरह की हरकत करते हुए तो तुम लोगों को क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। ये बोलते हुए वहाँ से निकल जाती है। एक लड़के को गुस्सा आ रहा था, वो वहाँ जाने ही वाला होता है कि जो लड़का गिरा हुआ था उसे पकड़ते हुए कहता है छोड़ो यार, हम वैसे भी गलती हमारी ही थी। वो लड़का कहता है तुम्हारा दिमाग ठीक है, वो एक लड़की होकर हमें धमकी देकर गई। तो लड़का कहता है कोई बात नहीं, गलती हमारी थी, और वैसे भी उसने सही तो बोला, भले ही हमारी बहन नहीं है, हमारी माँ नहीं है, लेकिन जन्म देने वाले हमारी माँ ही तो है। हमें किसी लड़की को इस तरह से। वो लड़का उठता है और वहाँ से जाने लगता है। उनके पीछे तो जो दो लड़के थे वो भी जाने लगते हैं। वहीं रिया आकृति के करीब जा रही थी, मतलब उसके पास जा रही थी, लेकिन आकृति जो है उसका ध्यान इस चीज़ से हट चुका था। वो अपना स्कूटी जो है स्टार्ट करती है और वहाँ से निकल जाती है। रिया जब ये देखती है ना तो वह दौड़ते हुए अनया के पास जाती है और कहती है चलो चलो यहाँ से। कि क्या हुआ? अरे चलो वो देखो। वो देखती है अनया उसके तरफ जहाँ वो इशारा करती है, तो वहाँ से स्कूटी पर एक लड़की जा रही थी। तो क्या हुआ? वो तो लड़की जा रही है, तुम उसका पीछा क्यों करना चाहती हो? तो दौड़ते हुए तीनों जो है दौड़ रहे थे। तो रिया कहती है अनया जिसकी तलाश में तुम आई हो वो वही लड़की है। व्हाट? सच्ची? हाँ। तभी जो है दौड़ते दौड़ते उन्हें एक ऑटो दिखता है। वो तीनों के तीनों जल्दी से ऑटो में बैठ जाते हैं और बैठते हुए कहते हैं भैया उस स्कूटी वाली लड़की का पीछे कीजिए। तो ऑटो कहता है मैम पर अभी मतलब ऑटो खाली है। तो अनया कहती है आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूँगी, मैं रिजर्व कर रही हूँ, आप चलो। तो जब ये ऑटो वाला सुनता है ना तो तुरंत ऑटो स्टार्ट करता है और उस स्कूटी के पीछे लग जाता है।
स्कूटी के पीछे, हालांकि कुछ देर बातें करने के चक्कर में स्कूटी थोड़ी आगे निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी स्कूटी का पीछा कर रहे थे। ऑटो वाले से कहती है रिया, भैया थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना, देखो वो निकल जाएगी, फिर हम लोग उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ऑटो वाला कहता है, मैम देख रही है ना, मार्केट का टाइम है सुबह का और भीड़ चल रही है, मैं स्पीड नहीं बढ़ा सकता। रिया कहती है, भैया या तो आप स्पीड बढ़ाओ या फिर आप पीछे आकर बैठो, मैं चला लूँगी। ऑटो वाला कहता है, नहीं मैम, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ। वो स्पीड बढ़ाता है और उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन अभी भी जो है आकृति की स्कूटी थोड़ी आगे ही थी। फिर भी बस बड़े ही गौर से नज़रें टिकाए अनया जो है प्रिया को देखे जा रही थी, सॉरी आकृति को देखे जा रही थी, और स्कूटी जो है पीछे पीछे जा रही होती है। करीबन 10 मिनट के बाद वो आकृति की स्कूटी जिस तरफ टर्न करती है, अनया समझ जाती है, करेक्ट वो उसी गली में रह रही है जहाँ पे अनया अभी ठहरी हुई है। इनकी ऑटो भी टर्न करती है, तब तक अनया गायब हो चुकी थी। स्कूटी जो है उनके घर के कुछ देर पहले ही रुक जाती है और अनया वहाँ से निकलते हुए उसे पैसे देती है, और पैसे देकर वो इधर उधर नज़रें घुमाने लगती है। रिया भी इधर उधर देखने लगती है और कहती है, यार कहाँ चली गई, अभी तो थी यहीं पे। तभी जो है प्रिया की नज़र स्कूटी पे पड़ती है और वो अनया की तरफ देखते हुए कहती है, अनया वो देख। अनया क्या 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 हुआ? अरे वो देख। वो उधर दिखती है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता। तभी जो प्रिया की तरफ देखती हुई कहती है, क्या दिखा रही है? अरे वो देख, स्कूटी। स्कूटी? हाँ ये तो वही स्कूटी है और स्कूटी का नंबर भी सेम है। इसका मतलब अनया, इसका मतलब कि हमारे सामने वाले घर में वो रह रही है। हाँ हो भी सकता है, और ये भी तो हो सकता है ना कि वो किसी से मिलने आई हो। अरे यार पॉजिटिव सोचना। हाँ तो अब क्या करें? करना क्या है? चलो, कहाँ चलें? चलो उसके घर चलते हैं। घर? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कैसे बिन बुलाए मेहमान की तरह उनके घर जा सकते हैं? यार अनया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। हम कोई बहाने भी तो बना सकते हैं ना। हम यहाँ पर नए हैं, हमें नहीं पता, कुछ भी तो कह सकते हैं। अनया फिर भी नहीं मानती। वो अपने घर की तरफ चली जाती है और डायरेक्ट वो अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद जो है बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है, और उनके पीछे पीछे प्रिया और रिया वो भी आ चुके थे। और जैसे ही वो बालकनी में खड़े होते हैं ना, बब्बा एकदम सामने, जस्ट उनके घर के सामने वो घर था, सब कुछ बालकनी थी। अनया बालकनी की तरफ देखती हुई कहती है, काश काश कि तुम यहीं पे रहती हो, काश कि मैं तुम्हें एक नज़र देख पाती। बस यही सब बोले जा रही थी। रिया और प्रिया भी बालकनी के साइड में देख रहे थे, लेकिन रिया की नज़र अनया पे पड़ती है, जो बेसब्री से बालकनी की तरफ देखते हुए नज़रें गड़ाए खड़ी थी। ये देखते हुए रिया के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, वो भी बालकनी की तरफ देखने लगती है, लेकिन प्रिया की नज़र रिया की स्माइल पे पड़ जाती है, और जब वो देखती है तो बस देखते रह जाती है। उसका वो स्माइल कहीं ना कहीं उसको दिल में सुकून दे रहा था। वो यही तो चाहती थी कि रिया भी स्माइल करे, खुल कर जिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती थी। तभी जो है वहाँ पर आखिरकार अनया का इंतज़ार ख़त्म करते हुए आकृति अपने रूम में एंटर करती है। बालकनी खुली हुई थी, दरवाज़ा, बालकनी का जो दरवाज़ा होता है ना, रूम का दरवाज़ा बालकनी की साइड जो खुलती है, वो पहले से खुली हुई थी, और उसमें से एक छोटी सी लगभग 12-13 साल की लड़की बैठी हुई थी और वो कुछ कर रही थी। तभी जो है रूम का दरवाज़ा खुलता है और रूम में एंटर करती है आकृति। और हालांकि बालकनी से उसका पूरी की पूरी चेहरा नज़र नहीं आ रही थी, बस साइड से थोड़े बहुत नज़र आ रहे थे। रूम में आती है, आने के बाद जो है अपना बैग
बेड पर रखती है और वो बेड के साइड में जाती है ना, तब जाकर जो है अनया आकृति को एक नज़र थोड़ा सा देखती है और देखती है जैसे मानो उसकी आंखों को सुकून मिल गया हो। वो समझ जाती है कि आकृति यहीं पे रह रही है। हाय, वो सुकून उसको कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो वही जानती थी। वो अपना दिल पे हाथ रखती है जो कि कब से बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वहाँ पे सहलाते हुए कहती है, अब तो शांत हो जा, तेरे महबूब का दीदार हो गया है। प्रिया अनया को देखती है और रिया को देखती है। रिया भी अनया को देख रही थी। उधर आकृति अपना बैग जो है बेड पर रखने के बाद जो है पहले वो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम से आने के बाद वो बालकनी की साइड जाती है। तभी जो उसका मोबाइल रिंग करता है, बालकनी की साइड जाती है, मोबाइल रिसीव करती है, कान में लगाती है और बातें करने लगती है। उसका ध्यान ही नहीं था कि सामने की बालकनी से उसे कोई बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से देख रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। मुझे पता है कि आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग है। वो क्या है ना कि मुझे थोड़ी सी ज़ुकाम और गला भी थोड़ा सा भारी सा लग रहा है, जैसे हल्की फुल्की खांसी टाइप का। खैर कोई बात नहीं।